गुड स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री में सेकंड लेसन कर रहे थे लेखन कला और शहरी जीवन। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ये बात कैसे कर सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता का मतलब होता है प्रकृति की देन से भूमि उपजाऊ बनती है वो, और खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरीकरण के कारण थे। यानी कि शहरों की व्यवस्था क्यों हुई थी, इसके क्या कारण थे। एक तो प्रकृति में भूमि बहुत उपजाऊ थी और खाद्य उत्पादन थी, ये दोनों चीजें कैसे थी। देखो यह बात निसंकोच कही जा सकती है कि प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन ही आरंभ में शहरीकरण के कारण थे। कैसे? प्राकृतिक उर्वरता के कारण उन्नत खेतों का आधार बने, यानी खेती बड़ी उन्नत किस्म की थी। दूसरा, प्राकृतिक उर्वरता के कारण घास भूमियां अस्तित्व में आई, जिसके कारण पशुपालन को बल मिला, घास ज्यादा होने लगी जिससे पशुपालन को बल मिला। फिर खेती तथा पशुपालन से मनुष्य के जीवन स्थायी बन गया, क्योंकि वह खाद्य उत्पादन यानी खाने पीने चीजों का उत्पादन करने लग गया था। अब उसे भोजन की तलाश में स्थान स्थान पर घूमने की जरूरत नहीं थी। फिर जीवन में स्थायीपन बनने से क्या हुआ, कृषक समुदाय यानी किसान अस्तित्व में आए। अब वे झोपड़ियां बनाकर साथ साथ रहने लगे, इस प्रकार गांव अस्तित्व में आए। फिर खाद्य उत्पादन बढ़ने पर वस्तु विनिमय की प्रक्रिया यानी वस्तु विनिमय से वस्तुओं की खरीद बेच शुरू होगी, जिसके कारण गांवों का आकार बढ़ने लगा और नए नए व्यवसाय भी शुरू लगे, जिसके कारण शहरीकरण का उदय हुआ। यानी कि यही शहरीकरण के प्रतीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। खानाबदोश पशुचारक का मतलब होता है जो खानाबदोश लोग थे, अपने पशुओं के चारे की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे, तो वो शहरी जीवन के लिए खतरा। यानी कि जब किसान टिककर रहने लग गया था, उन्होंने धीरे धीरे शहरों को स्थापित करना शुरू किया, तो उनके लिए खतरा क्यों थे। एक तो ये लोग थे कई बार अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों में से गुजार कर ले जाते थे, यानी मतलब फसल बोई हुई है वहां से ले जाते थे, जिसके कारण खेती को बड़ी नुकसान होता था, हानि पहुंचती थी और उत्पादन कम हो जाता था। कभी कभी ये किसानों के गांवों पर हमला भी कर देते थे, उनका माल लूट लेते थे, और तथा यह व्यवस्था शहरी जीवन के लिए बाधा थी। तीसरा है, कभी कभी क्या होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग और इनका रास्ता, इनके पशुओं का रास्ता रोक लेते थे, इनके पशुओं को नदी या नहर तक नहीं जाने देते थे, इस प्रकार भी झगड़े होते थे। और खानादोश समुदायों के पशुओं के अतिचारण से बहुत उपजाऊ भूमि बंजर हो गई थी, यानी पशु ज्यादा मात्रा में चरते थे, जिसके कारण उपजाऊ भूमि भी बंजर हो गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी जीवन शुरू होने से कौन कौन सी नई संस्थाएं अस्तित्व में। जब शहर बने धीरे धीरे तो किन चीजों का विकास हुआ, कौन कौन सी संस्थाएं बनी थी। आपके विचार में उन संस्थाओं के राजा की पहल पर निर्भर थी या नहीं थी। देखो शहरी जीवन शुरू होने के बाद कई संस्थाएं बनी थी, जैसे मंदिर, विद्यालय, लिपिक, व्यापार केंद्र, स्थायी सेना, शिल्पकार, वास्तुविद, मूर्तिकार इत्यादि। लेकिन ये सभी में से मंदिर, व्यापार और लेखन, ये तीन चीजें ऐसे थी ये राजा की पहल पर निर्भर थे, यानी राजा के ऊपर डिपेंड थे। शहरी जीवन में श्रम विभाजन का क्या महत्व है। तो श्रम विभाजन का मतलब होता है कि श्रम का बंटवारा कर देना, यानी कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे के उत्पादन अथवा सेवाओं द्वारा करना। शहरी जीवन में श्रम विभाजन का बहुत जरूरी महत्व था, क्योंकि इसका कारण ये था कि जो शहरी अर्थव्यवस्था थी उसमें खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त व्यापार करना तथा तरह तरह की सेवाओं उपलब्ध होना इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मगर ये कहीं भी लोग आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे, क्योंकि वे अपनी सभी आवश्यकताएं खुद पूरी नहीं कर सकते थे। यह गांवों या नगर के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न धातुओं में सेवाओं के लिए या वस्तुओं के लिए उन पर आश्रित रहते थे, और इनमें आपस में परस्पर लेन देन होता रहता था। उदाहरण के लिए मान लो एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के जारों की जरूरत थी, और वह स्वयं ऐसे जार नहीं बना सकता, और यह भी नहीं जानता कि यह मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर कहाँ से प्राप्त करे, और उसकी विशेषता तो केवल पत्थर उकेरने वाले तक ही सीमित थी, और वह व्यापार करना नहीं जानता था। कांसे के जार बनाने वाला भी तांबे व रांगा लाने के लिए स्वयं बाहर नहीं जाता था। सभी एक दूसरे पर निर्भर थे, तो यानी कि एक दूसरे पर सारे डिपेंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन होना क्यों जरूरी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि शहरी विनिर्माता थे, जो भी उनके लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जो भी जरूरी चीजें थी वो भिन्न भिन्न स्थानों से आती थी। उसके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की आवश्यकता थी। दूसरा, शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांवों से आते थे, तो नगरों में उन्हें
संग्रह करना, वितरण करने के लिए व्यवस्था करनी थी। तीसरा है कि इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार की क्रियाकलापों में तालमेल बिठाना पड़ता था। उदाहरण के लिए मान लो मोहरे बनाने वाले भी केवल पत्थर ही नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें तराशने के लिए उनको औजार भी चाहिए थे। फिर शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब भी लिखित में रखना पड़ता था। ये सभी कार्य आदेश और आदेश पालन द्वारा ही पूरे होते थे, इसलिए यहाँ पर निश्चित सामाजिक संगठन की विशेषता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के आयात निर्यात पर, यानी कौन सी चीजें वहां आती थी, कौन सी बाहर भेजी जाती थी। मेसोपोटामिया खाद्य संसाधनों में अवश्य समृद्ध था, यानी खाने पीने की चीजें बहुत थी, परंतु खनिज संस्थानों का वहाँ अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थर की कमी थी। इनको खजूर और पॉपुलर के पेड़ों का की लकड़ी गाड़ियों के लिए पहियों या नावें बनाने के लिए अच्छी नहीं थी। औजार पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु भी नहीं थी। इसलिए प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना आदि विभिन्न प्रकार के पत्थर तुर्क से तथा ईरान अथवा खाड़ी के देशों से मंगवाते थे। और इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, परंतु वहाँ खेती करना संभव कम नहीं था। तो इसलिए मेसोपोटामिया अपने आने वाली वस्तु के बदले में उन्हें कपड़ा तथा कृषि उत्पाद भेज देते थे। इस प्रकार वस्तु का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव था जब उसके लिए सामाजिक संगठन होता। इसलिए दक्षिणी मेसोपोटामिया में लोगों ने एक ऐसा संगठन स्थापित करने की शुरुआत की थी। तो आपने इन हिस्ट्री के क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखना भी है और अच्छे से लर्न भी करना है। ओके।